सुप्रभात बच्चों। आज हम वसंत के पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में लेखक ने चिट्ठियों के विषय में बताया है कि प्राचीन समय से चिट्ठियाँ एक विशेष भूमिका के साथ संचार का माध्यम बनी हुई हैं। हालांकि वर्तमान समय में अनेक प्रकार के संचार के माध्यम हैं, लेकिन चिट्ठियों का अपना ही एक अलग महत्व है। तो आगे बढ़ते हैं कि अरविंद कुमार सिंह जी ने चिट्ठियों के किस प्रकार के संदेश को या चिट्ठियों की किस प्रकार की विशेषताओं का वर्णन किया है। प्रारंभ करते हैं पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। लेखक कहते हैं पत्रों की दुनिया एकदम अजीब और गरीब है। अजीब और गरीब मतलब अनोखी है। उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। जो काम पत्र करते हैं वह आधुनिकतम मतलब आधुनिक आज के समय में जो संचार मतलब वार्तालाप करने के संदेश के जो माध्यम है, साधन मतलब माध्यम। तो वर्तमान समय में संचार के जो माध्यम है उनका उतना विशेष महत्व नहीं है जितना कि पत्र का है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। लेखक के अनुसार पत्र जो संदेश देता है, पत्र जो संतोष देता है, वह संतोष हमें फ़ोन, मैसेज या अन्य किसी साधन से नहीं मिलते। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। लेखक के अनुसार पत्र की जो विशेषता है वो भावनाओं से जुड़ी हुई है। पत्र एक अलग ही सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य और कला के क्षेत्र में तमाम विवाद और नई घटनाओं को भी पत्र ही एक मोड़ देते हैं या पत्र ही उनका प्रारंभ और अंत करते हैं। वो कैसे? लेखक के अनुसार है कि राजनीति हो, साहित्य हो, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स, नेता नगरी, साहित्य हमारे जितने भी लेखन कौशल हैं, गद्य है, पद्य है, और कला, इन क्षेत्र में अगर कोई भी घटना होती है, कोई भी विवाद होता है या कोई भी बात का समाधान होता है तो इन सब का माध्यम क्या होता है? पत्र। क्योंकि पत्र हमारे पास स्थिर होते हैं, पत्र ही हमारे साक्ष्य बनकर हमारे सामने आते हैं और पत्र से ही हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं, किसी भी विवाद को ख़त्म भी कर सकते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर ही केंद्रित है। लेखक के अनुसार दुनिया में जितने भी साहित्य हैं वो पत्रों पर ही आधारित हैं। उनका जो मुख्य बिंदु है वो पत्र ही है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। और लेखक के अनुसार क्या है? इन पत्रों के माध्यम से ही हम सभ्य, संस्कारी और शिक्षित बन पाए हैं। और इसका कारण क्या है? जब हमें हमारे पूर्वजों के पत्र मिलते थे तो उनसे हमें प्राचीन परिस्थितियों के बारे में पता चलता था, जिसमें हम परिवर्तन कर करके अपने जीवन को संतुलित बना पाए हैं। लेखक कह रहे हैं पत्रों का भाव सब जगह एक सा रहता है। पत्रों की जो भूमिका है, पत्रों के जो भावुकता है वो सब जगह एक सी रहती है, भले ही उसके नाम अलग अलग हों। पत्रों का जो महत्व है, पत्रों के साथ लोगों के जो इमोशंस जुड़े हैं वो सब जगह एक से होते हैं, लेकिन अलग अलग भाषाओं में पत्रों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे उर्दू में पत्र को खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र को उर्दू में पत्र को खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जागू और लेख तथा तमिल में कड़िक कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। लेखक के अनुसार पत्र जो होते हैं वो हमारी यादों को, हमारी स्मृतियों को सहेज कर मतलब संभाल कर रखते हैं। आप सोचिए, आपके किसी मित्र ने आपको कक्षा 5वीं में कोई पत्र दिया, अचानक से वो पत्र आपके हाथ लगा। आपने जब उस पत्र को पढ़ा तो आपके सामने वही वर्तमान स्थिति आ जाएगी जिस समय पर आपके मित्र ने वो पत्र आपको दिया था। तो पत्र जो है वो यादों को सहेज कर रखते हैं, स्मृतियों को बहुत संभाल कर रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। लेखक कह रहे हैं इसमें किसी को भी किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं है कि पत्र जो है वो भावों से जुड़े होते हैं। हर एक
की अपनी पत्र लेखन कला होती है। लेखक कह रहे हैं कि हर व्यक्ति में पत्र लिखने की जो कला होती है वो अपने अपने अनुसार होती है और हर प्रकार के पत्रों का अलग अलग दायरा भी होता है। आपने पढ़े होंगे औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। तो हर एक पत्र का जो होता है वो अपना अपना दायरा, अपनी एक लिमिट होती है, अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। लेखक कह रहे हैं कि दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम। दुनिया भर में अनेक प्रकार के पत्र प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और संदेश पहुंचाते हैं, अपने अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं। लेखक के अनुसार भारत में लगभग 4 करोड़ चिट्ठियों का आदान प्रदान होता है, जो इस बात को साबित करते हैं, जो इस बात का साक्ष्य हैं कि आज के समय में भी पत्र का अपना ही एक विशेष महत्व है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी 1953 में सही कहा था कि हजारों सालों तक संचार का एक साधन केवल हरकारे यानी रनर्स जो होते हैं, जो घोड़े पर बैठकर संदेश पहुंचाते। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1953 में कहा था हजारों सालों तक संचार का जो साधन होगा वो कौन होंगे? हरकारे, जो पैदल यात्रा करके पत्र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे, या फिर तेज घोड़े के माध्यम से। उसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ तो पहिए के माध्यम से, फिर रेल बनी तो रेल के द्वारा, और फिर तार अर्थात इंटरनेट, फोन लाइन, इनके द्वारा और अधिक तेज़ी से पत्रों का आदान प्रदान होने लगा। अब टेलीफोन और वायरलेस के आगे हम कहें तो दुनिया एकदम बदल गई है और हम बहुत ही कम समय में अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और दूसरों के संदेश को सुन सकते हैं। लेखक कह रहे हैं पिछली शताब्दी में पत्र लेखन एक कला था, लोगों को बहुत अच्छा लगता था पत्र लिखना। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए क्या था कि हमारी जो पत्र संचार की व्यवस्था है उसमें भी परिवर्तन किया जाए और पत्रों को सही समय से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाए, इसके लिए कई प्रयास किए गए। अब पत्रों को महत्व देने के लिए क्या क्या किया गया? पत्र की संस्कृति को विकसित करने के लिए, विकसित मतलब और अधिक बढ़ाने के लिए स्कूल के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का एक विषय शामिल किया गया। आपने देखा होगा कि व्याकरण में आपके एक पार्ट होता है, वो क्या है? पत्र लेखन, जिसमें आपको बताया जाता है कि पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र किस तरह से लिखे जाते हैं, पत्रों के लिखने का तरीका क्या होता है, हम बड़ों को किस प्रकार के शब्दों से संबोधित कर सकते हैं, छोटों को किस प्रकार के शब्दों से, और जब व्यापारिक पत्र होते हैं तो हमें किस प्रकार के शब्दों का चयन करना होता है। तो ये सब क्यों किया गया? ताकि पत्रों को सही दिशा दी जाए। तो इसीलिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्रों को शामिल किया गया। और ये प्रयास भारत में नहीं हुआ बल्कि भारत के साथ साथ कई अनेक देशों में भी हुआ। और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास भी किए। अब इस प्रयास को गति देने के लिए क्या किया गया कि 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता कराई गई, जिसका सिलसिला कब से प्रारंभ हुआ? 1972 से। ये सारी क्रियाएं जो हो रही थी वो ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में। यह एक कथन भी सत्य है कि बड़े बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुए हैं, जिसके कारण संचार के साधनों में विकास हुआ है और पत्रों की आवाजाही पर, मतलब पत्रों के आदान प्रदान होने पर बहुत अधिक प्रभाव भी पड़ा है। लेकिन देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है, लेकिन जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ आज भी चिट्ठियों का आदान प्रदान उतना ही महत्व रखता है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों को तेज़ी से रोक दिया है। जितने भी आधुनिकीकरण साधन आए हैं संचार के, उन्होंने चिट्ठियों के कार्य को, चिट्ठियों की गति को रोक लगा दी है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जितने भी व्यापारिक काम होते हैं वो आज भी चिट्ठियों के माध्यम से ही होते हैं। जैसे अगर हमें किसी भी नौकरी का
पत्र मिलता है तो हमें पता चलता है, जिसे हम कॉल लेटर कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमें कोई नौकरी मिली है। मनी ऑर्डर आता है, वो भी एक पत्र का ही माध्यम है। तो व्यापारिक क्षेत्र में पत्रों की संख्या आज के समय में बढ़ गई है। आपसी संवाद में भले ही पत्रों का महत्व कम हुआ है, लेकिन व्यापारिक क्षेत्र में पत्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेखक कह रहे हैं, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, अगर हम बहुत बारीकी से देखें, उसकी तह तक, मतलब उसकी पूरी गहराई तक जाने का प्रयास करें, तो हमें पता चलेगा कि जहाँ तक पत्रों का सवाल है और पत्रों की बातों का सवाल है, या गहराई से हम इसकी व्याख्या करें, तो हमें पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी ना कभी पत्र ना लिखा हो या फिर पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार ना किया हो। एक नज़र हम अपने सैनिकों पर डालते हैं जो हमारी रक्षा करने के लिए बॉर्डर पर रहते हैं। वो आज भी पत्रों का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा संबोधन है कि पत्रों का महत्व हमारे उन सैनिकों के लिए कितना अधिक है। एक समय ऐसा था जब लोग पत्रों का महीनों तक इंतज़ार करते थे, क्योंकि पत्रों के संचार का जो माध्यम था बहुत धीमी गति से होता था। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। परिवहन मतलब यातायात के साधनों का विकास हुआ है, तो पत्रों की जो समय वाली दूरी थी वो भी घट गई है। पहले लोगों के संचार के लिए इकलौता साधन चिट्ठी ही था, लेकिन आज के समय में जैसे जैसे समय विकसित हुआ है, वैसे वैसे संचार के माध्यम भी बढ़ चुके हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज या सजोकर विरासत के रूप में ना रखते हों। आज के समय में अगर हम बात करें, तो आप ऐसी एक कल्पना कर सकते हैं कि यदि आपके दादाजी ने आपको कोई पत्र दिया है या आपके पिताजी ने आपको कोई पत्र दिया है, तो एक समय तक वो आपके पास बहुत संभला रखा रहेगा और आप चाहकर भी उस पत्र को नष्ट नहीं कर पाएंगे। तो लेखक कह रहे हैं कि आज के समय में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को, उनके संदेशों को, उनके ज्ञान को बहुत ही संभाल कर एक विरासत के रूप में रखते हैं। बड़े बड़े लेखकों का तो कहना ही है, बड़े बड़े लेखक हों, पत्रकार हों, उद्यमी हों, कवि हो, प्रशासक हो, सन्यासी हो या किसान हो, इन सब का कहना यही है कि पत्र जो हैं वो बहुत ही अच्छे साधन हैं जो हमें हमारे प्राचीन समय से, हमें हमारे इतिहास से, हमें हमारे पूर्वजों से परिचित कराते हैं। अगर वर्तमान समय जैसे साधन प्राचीन समय में होते तो क्या होता? पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते और तब उनकी पुत्री अपने पिता से संपूर्ण बातों को जान लेती, और जो पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र जो पुत्री के नाम लिखे जाते थे, वो पत्र हमें नहीं मिलते, जबकि उन्होंने करोड़ों लोगों को बहुत अधिक प्रेरणा दी है। तो फिर अगर आज जैसे साधन प्राचीन समय में होते तो हम अपने इतिहास को नहीं जान पाते, हम इतने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को नहीं जान पाते, हम प्राचीन सभ्यता संस्कृति को नहीं जान पाते, हम वर्तमान समय में होने वाले परिवर्तनों को भी नहीं जान पाते। आगे लेखक कह रहे हैं, पत्रों को तो आप सहज कर संभाल कर रख सकते हैं, लेकिन एसएमएस यानी कि मैसेज जैसे संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। मैसेज क्या होता है? हमारा मोबाइल है। मोबाइल में मैसेज थोड़े समय स्थिर हैं और थोड़े समय बाद अगर हमारी गलती से ही वो डिलीट हो जाते हैं, तो फिर हम उनको संभाल कर नहीं रख सकते और हम भूल भी जाते हैं। लेकिन पत्र जो है, जो एक लिखित साक्ष्य है, उन्हें हम नहीं भूल सकते और उन्हें हम संभाल कर भी रख सकते हैं। तमाम महान हस्तियों की बात की जाए तो फिर हमें पता चलेगा कि उनकी जो धरोहर है, उनकी जो यादें हैं, उनका जो ज्ञान है, वो पत्रों के माध्यम से ही हमें मिला है। उनके धरोहर के रूप में हमें क्या मिला है? उनकी संपत्ति के रूप में हमें क्या मिला है? उनके द्वारा लिखे गए पत्र। भारत के में इस श्रेणी में सर्वप्रथम नाम जिसका आता है वो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जो
अनेक पत्रों का जवाब पत्रों के माध्यम से ही देते थे और उनके पत्रों को संग्रहालय मतलब म्यूज़ियम में बहुत ही संभाल कर रखा गया है। और केवल उनके ही नहीं, कई जानी मानी हस्तियां ऐसी हैं जो पत्रों के माध्यम से अनेक प्रकार के प्राचीन ज्ञान को वर्तमान समय तक पहुंचाना चाहते थे। उन सब के पत्र भी आज के समय में संग्रहालय में सुरक्षित रखे हुए हैं। तमाम प्रकार के पत्र देश, समय और समाज को जानने समझने का एक बहुत ही उचित साधन है। भारत में आज़ादी से पहले कितना बड़ा संग्राम हुआ था, अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से कार्य किया, परिवारजनों के ऊपर किन किन परिस्थितियों का, किन किन विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, इन सारी चीज़ों के बारे में जो हमें पता चलता है वो पत्र से ही पता चलता है। इन पत्रों ने ये साबित किया है कि यह संग्राम जो था कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। इन पत्रों के माध्यम से ही हमें उस समय की स्थिति का पता चलता है कि जो महासंग्राम हुआ था उसने कितनी मजबूताई से उस समय पर अपनी विजय प्राप्त की थी। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर के तमाम पत्र आते थे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, और तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहाँ भी रहते वहाँ तक उनके पत्र पहुँच जाते। महात्मा गांधी कहीं भी होते, उनके नाम का जो भी पत्र आता महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आता और इस नाम से ही उनका वो पूरा पता, उनकी पूरी पहचान मिल जाती और इस तरह गांधी जी जहाँ भी होते उनके पत्र उनके पास पहुँच जाते। ऐसा क्यों था? क्योंकि गांधी जी का व्यक्तित्व उस समय में बहुत ही अधिक पूरे भारत के लिए बहुत ही विख्यात था और उनकी पहचान भारत के लिए एकदम भारत के रूप में ही प्रस्तुत की जाती थी। इसलिए जब भी गांधी जी के लिए कोई पत्र आता महात्मा गांधी इंडिया लिखकर आता और वो पत्र उनके पास पहुंच जाता। आज़ादी के आंदोलन की और कई ऐसी हस्तियां हैं जिनके नाम के कोई पत्र आते तो उनको विशेष नाम दे दिया जाता और उसके द्वारा उनके पत्र, उनके संदेश उन तक पहुंच जाते। गांधी जी के पास देश दुनिया में सबसे बड़ी संख्या में पत्र आते थे, सबसे अधिक संख्या में गांधी जी के पत्र आते थे और पत्रों का जवाब देने के मामले में उनकी कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था। वो हर एक पत्र का जवाब देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें समय मिलता था वो पत्र का जवाब देने के लिए बैठ जाते। ज़्यादातर पत्रों को वो स्वयं अपने हाथों से ही लिखते थे। जब लिखते थे तो उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता। उनको पत्र लिखने की इतनी अधिक आदत हो गई थी या पत्र लिखने का उनको इतना ज़्यादा उत्साह था कि जब उनका एक हाथ थक जाता तो वो दूसरे हाथ से पत्र लिखना प्रारंभ करते थे, अर्थात वो दोनों हाथों से पत्र लिखने में सक्षम थे। महात्मा गांधी ही नहीं, अनेक ऐसे नायक थे उस समय पर जो पत्रों के माध्यम से ही अपने वार्तालाप को, अपने संदेश को पूर्ण करते थे। अनेक नायक इसी प्रकार से अपने पत्रों का जवाब दिया करते थे। और पत्र भेजने वाले उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र मतलब किसी जैसे प्रशंसा की गई हो उस पत्र से कम नहीं होते थे उनके लिए वो जवाब, तो वो उन पत्रों को बहुत ही संभाल कर फ्रेम करा कर रख लिया करते थे और ये पत्र उस समय पर एक जादू होते थे। इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं कि जैसे आप अपने टीचर को, अपने शिक्षक को कोई भी काम भेजते हैं और वो आपको 2 स्टार लगाकर या आपकी काम की प्रशंसा करके आपको वापस भेजते हैं तो आपको वो बहुत अधिक अच्छा लगता है। वैसे ही उस समय पर जब ये पत्र भेजे जाते थे, पत्र के बदले में जब उनको जवाब मिलता था तो ये पत्र लिखने वाले के लिए एक प्रशंसा में पत्र होता था और वो उसे फ्रेम कराकर रख लेते थे और ये उस समय पर पत्रों का जादू था। पत्र में अनेक भाषाओं का समायोजन था और पत्र के लिए अनेक भाषाओं में किताबें भी लिखी जा चुकी हैं पत्र के महत्व को लेकर। वास्तव में पत्र किसी भी प्रकार के दस्तावेज, किसी भी प्रकार के कीमती कागज़ों से कम नहीं था। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र
हमें लिख्यो है। लिख्यो है। कहा जाता है पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। इस प्रकार की कई पुस्तकें हैं जो पत्रों पर आधारित हैं और आपको वो देखने को मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर एक नए लेखक को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। हर व्यक्ति अपने संपर्क में अपने संवाद, अपने संदेह को दूर करने के लिए अपने ही क्षेत्र में उपस्थित व्यक्ति को पत्र लिखता था और उसके जवाब उसको मिलते थे। तो इसमें प्रेमचंद जी भी हैं, जो नए लेखक के मन में किसी भी प्रकार के प्रश्न होते थे तो वो उनको बहुत ही शीघ्र, बहुत ही प्रेरणादायक पत्र लिखकर उसका जवाब देते थे। इसी प्रकार नेहरू जी और गांधी जी द्वारा लिखे हुए पत्र भी हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरणादायक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच 1915 से 1941 के बीच पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है। इस समय पर 1915 से 1914 के बीच में रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी के बीच जो भी वार्तालाप हुए, जो भी संवाद हुए, उनका पत्राचार प्रकाशित हो चुका है, जिसमें कई सारे नए तथ्यों का समावेशन है। उनकी मनोस्थिति, उनकी दशा, उनकी वर्तमान स्थिति, उनकी जिज्ञासा, इन सारी ही बातों का पता उन पत्रों के माध्यम से चलता है। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद हुआ। पत्र व्यवहार जो था वो बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा था, लेकिन वास्तविक रूप में ये अस्तित्व में कब आए? आज़ादी के बाद। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग था। जितने भी सरकारी कागजात थे, सरकारी चीज़ें थीं, इन सारी चीज़ों के जो संवाद का माध्यम था वो कौन बने थे? पत्र। पत्रों की एक विशेष खास बात ये भी है कि ये लोगों को जोड़ने का काम करता है। ये घर घर पहुंचकर संचार का माध्यम संवाद का माध्यम बनता है। संचार के अनेक साधन हों, लेकिन इन सब में चिट्ठी जो है, पत्र जो है, वो सर्वोच्च ऊपर हैं, सबसे ऊपर हैं। इसका कारण क्या है? शहरी इलाके हों, आलीशान हवेलियाँ हों, या फिर झोपड़पट्टियाँ हों, या दुर्गम जंगल हों, या ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई संचार का माध्यम नहीं है, लेकिन पत्र जो है वो हर एक स्थान पर पहुंचकर लोगों के संवाद को उन तक पहुंचाता है और उनके जवाब को उस व्यक्ति तक पहुंचाता है जिसके द्वारा पत्र लिखे गए हैं। आज भी खतों का या पत्रों का सबसे अधिक और बेसब्री से इंतज़ार किया जाता है, और ये कोई एक दो नहीं है, करोड़ों लोग खतों का इंतज़ार करते हैं अन्य सेवाओं के लिए, जैसे कि घरों में चूल्हे के लिए मनी ऑर्डर की आवश्यकता होती है, अर्थव्यवस्था के लिए किसी का दूर दराज किसी भी प्रकार का संदेश पहुंचाना है, तो ये सभी संदेश रोज़ भारतीय डाकघरों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। और ये बहुत बहुआयामी है। बहुआयामी मतलब बहुत सारे संदेशों को, बहुत सारे तथ्यों को अपने साथ लेकर चलता है। जैसे दूर देहात में लाखों गरीब लोगों के घर हैं, जहाँ पर एटीएम मशीन नहीं है या बैंक नहीं है, वहाँ मनी ऑर्डर द्वारा लोग अपनी जीविका को चलाते हैं। उनके परिवार वाले कहीं दूर नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ उनके पास मनी ऑर्डर पहुँचता है और मनी ऑर्डर के द्वारा वे अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसी तरह से गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाले डाकिये को देवदूत के रूप में भी माना जाता है। देवदूत अर्थात देवताओं के द्वारा भेजा गया दूत या सहायक व्यक्ति। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन स्थानों पर किसी भी तरह सहायता करने के लिए, या फिर ये मनी ऑर्डर वाली बात है कि वहाँ पर सहायता करने के लिए कोई दूसरा साधन नहीं होता, तो मनी ऑर्डर जाकर उनकी अर्थव्यवस्था को, उनकी जीविका को चलाने में उनकी सहायता करते हैं। इसीलिए ऐसे स्थानों पर डाकिये को देवदूत भी कहा जाता है।